हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्यारा सक्सेस शॉट। क्यारा सक्सेस शॉट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज है जूनियर असिस्टेंट 2016 के इंटरव्यू प्रिपरेशन में हमारी क्लास नंबर 10। और आज मैं कराने वाली हूँ आपको साइंस सेक्शन जो मैं करा रही थी। ठीक है, ये सेक्शन चूँकि सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, तो ये सेक्शन मैं करा रही थी आपको। कल मैंने आपको कई सारी चीज़ें बताई हैं। आई थिंक कि वो आप सबके लिए जो है काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रहा होगा। और बात कर लेती हूँ कुछ और चीज़ों की जो कमेंट्स में अक्सर बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं कि मैक्सिमम जो बीटेक बैकग्राउंड वाले हैं तो वो पूछ रहे हैं कि क्या बीटेक के सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने होंगे। तो बीटेक के सारे सब्जेक्ट्स नहीं पढ़ने हैं, बट हाँ इतना ज़रूर से पढ़ लीजिएगा कि आपने बीटेक में कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़े हैं, कौन कौन से पार्ट्स पढ़े हैं उसके, क्यों आपने चूज़ किया था ये सब्जेक्ट, और उस सब्जेक्ट से क्या मतलब आपने जो पढ़ा है उससे क्यों पढ़ा जाता है ना, उसको पढ़ने का मतलब क्या है। बाकी उस सब्जेक्ट में और क्या चीज़ें होती हैं, कुछ इंपॉर्टेंट जैसे कुछ फैक्ट्स होते हैं, कुछ रूल होते हैं, प्रिंसिपल्स होते हैं। तो ये सारी चीज़ें कुछ थोड़ी बहुत जो इंपॉर्टेंट है वो आपको पता होनी चाहिए क्योंकि आपने उसे पढ़ा है। बाकी 12th लेवल तक का आपको प्रिपरेशन अच्छे से करना होगा। ठीक है, तो अगर आपने बीटेक करा हुआ है तो जाहिर सी बात है कि आप साइंस बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स होंगे, तो वो साइंस को भी अच्छे से प्रिपेयर करें, मैथ साइंस को। ठीक है, बाकी अपना जो यूपी जीके, यूपी करेंट और जो करंट अफेयर्स होते हैं इन सब से तो आप लोगों को होकर के ही जाना होगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। तो बता दूं आपको कि आज की क्लास में हम क्या करने वाले हैं। तो मैंने बताया था कि मैकेनिक्स के कुछ पार्ट्स मैं आपको यहाँ बताऊंगी। तो बहुत कुछ ऐसा नहीं है, नॉर्मली जो पढ़ते हैं हम, तो सबसे पहले देख लेते हैं आज हम अदिश राशि और सदिश राशि के विषय में। ठीक है, अदिश राशि और सदिश राशि के विषय में। तो अक्सर पूछा भी जाया जाता है कि एग्जामिनर जो आपके होते हैं, इंटरव्यूअर होते हैं, एग्जामिनर मैंने बोल दिया है, तो वो पूछ लेते हैं अच्छा बताइए अदिश और सदिश राशि। तो ऐसे नहीं है कि सिर्फ डेफिनेशन ही, आपसे एग्जाम्पल्स पूछ सकते हैं कि अदिश राशि के अच्छा कुछ एग्जाम्पल्स बताइए। ठीक है, तो अदिश राशि पहले होती क्या है। अदिश राशि होती है जिसमें परिमाण होता है, दिशा नहीं। ठीक है, अदिश राशि क्या होती है जिसमें परिमाण होता है, ठीक है, लेकिन दिशा नहीं होती है, डायरेक्शन नहीं होता है। ठीक है, बात कर लेते हैं सदिश राशि की। तो इसमें जो है परिमाण होता है, ठीक है, और दिशा भी होती है। यानी कि ये जो आपकी राशियां हैं अदिश, ठीक है, और सदिश। तो एक चीज तो पहले ये जान लीजिए, याद करने का तरीका क्या है कि परिमाण और दिशा आपको पता हो गया कि परिमाण और दिशा, बस दोनों में यही दोनों का डिफरेंस है या इन्हीं दोनों को साथ लेके चलना है। ठीक है, तो परिमाण और दिशा इन्हीं दोनों को लेके चलना है हमें, बस इतना जान लीजिएगा अदिश। ठीक है, मतलब अदिश, इससे नाम से ही समझ में आ रहा है कि अदिश है, यानी कि दिशा के साथ नहीं है। ठीक है, अदिश है, ठीक है, अदिश है यानी कि दिशा के साथ नहीं है। और अगर हम बात करते हैं सदिश की, तो सदिश यानी कि दिशा के साथ है, स लगा है तो दिशा के साथ है। परिमाण यहाँ पे देखिए दोनों में ही है, लेकिन दिशा एक में है एक में नहीं है। तो जहाँ अदिश होगा वहाँ पे दिशा नहीं होगी, और जहाँ सदिश होगा वहाँ पे दिशा होगी, यानी कि डायरेक्शन होगी। ठीक है, तो ये तो डेफिनेशन हो गई। अब हम बात कर लेते हैं कि अदिश राशि के उदाहरण यानी कि एग्जाम्पल्स की। ठीक है, तो दोनों के लिए हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अदिश राशि। तो केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती है, तो क्या होगा, द्रव्यमान देख लीजिए, है ना, यानी कि मास क्या होता है, परिमाण होती है, कोई दिशा नहीं होती है। ठीक है, चाल, बात कर लेते हैं हम आयतन की यानी कि वॉल्यूम की। ये एग्जाम्पल बता रही हूँ, आप कम से कम 3 से 4 एग्जाम्पल ज़रूर से पढ़ के जाएंगे। ठीक है, कार्य, समय, बहुत सारे होते हैं, कुछ मैं लिखवा दे रही हूँ आपको, ऊर्जा, विद्युत धारा। ठीक है, और भी कई होते हैं जैसे किताब हो गया, दाब हो गया। ठीक है, तो अगर आप चाहें तो उसको भी मेंशन कर लें, ताप और दाब। नेक्स्ट आती है बात कि सदिश राशि के उदाहरण क्या होते हैं। सदिश राशि में तो परिमाण और दिशा दोनों होती है, जैसे कि वेग हो गया, ठीक है, वेलोसिटी। वेलोसिटी में हम कहते हैं ना कि 10 की स्पीड से पश्चिम दिशा की ओर जा रहा है। ठीक है, या फिर
और कोई स्पीड से इस दिशा की ओर जा रहा है, यानी कि डायरेक्शन शो हो रहा है उसमें कि इस दिशा में वो जा रहा है। ठीक है, विस्थापन भी दिशा में होता है, किस दिशा में विस्थापन हो रहा है, तो ये भी आपका जो है सदिश राशि में आएगा। नेक्स्ट आता है आपका बल त्वरण। ठीक है, बल त्वरण, तो बल और त्वरण भी जो है वो आपका आता है सदिश राशि में, और साथ में आता है संवेग भी। तो ये हो गया आपका अदिश और सदिश राशि। ठीक है, अक्सर पूछा भी जाता है इंटरव्यू में, तो ये आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। तो इसे आप याद करेंगे, अच्छे से पढ़ लेंगे। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि और क्या पढ़ना होता है हमें। तो अदिश और सदिश राशि के अलावा पढ़ने की जो चीज़ें हैं, जैसे कि न्यूटन का नियम। ठीक है, आप सभी लोगों को पता है न्यूटन्स लॉ के विषय में, तो न्यूटन्स लॉ के विषय में सभी को पता होगा, यानी कि न्यूटन के नियम, न्यूटन्स लॉ। और साथ में ये भी बता दूं कि न्यूटन के 3 नियम होते हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। ठीक है, पहला नियम क्या होता है? न्यूटन का जो पहला नियम है वो ये कहता है कि अगर कोई वस्तु विरामावस्था में है तो वो तब तक विरामावस्था में ही रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल ना लगा दिया जाए। क्योंकि ये इंटरव्यू की क्लास है तो बहुत ज़्यादा इसको लिख करके और नोट्स बना के नहीं कराया जा रहा है। ठीक है, बस सिर्फ समझाया जा रहा है ताकि आप रिवीजन कर सके, एक अगर आपको रिवीजन करना हो तो। न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ होता है कि अगर कोई वस्तु विरामावस्था में, मान लेते हैं कि ये कोई वस्तु है, ठीक है, ये विरामावस्था में है, यानी कि एकदम स्थिर है। ठीक है, और ये तब तक विरामावस्था में रहेगी जब तक कि इस पर कोई बाहरी बल ना लगा दिया जाए, यानी कि ये ऐसे ही स्थिर रहेगा। कब तक? जब तक कि इस पर कोई फोर्स ना लगा दिया जाए, यानी कि कोई अगर इसे मान लीजिए उठा के इधर से उधर धक्का नहीं देगा, तब तक ये एक जगह पे स्थिर रहेगा। तो ये होता है आपका न्यूटन का फर्स्ट लॉ, और इसी को गैलीलियो का नियम या जड़त्व का नियम भी कहते हैं। ठीक है, ठीक है, ये भी याद रखिएगा, कभी कभी इस नाम से भी पूछा जाता है। तो इसको आपको ध्यान रखना है। सेकंड लॉ क्या कहता है आपसे? जो सेकंड लॉ है न्यूटन का, सेकंड लॉ है, अच्छा पहले आपको एग्जाम्पल भी बताते ही चल रहे हैं, उसके बाद से सेकंड लॉ देखेंगे। तो फर्स्ट लॉ आपको समझ में आ गया है, कोई वस्तु अगर विरामावस्था में है तो तब तक विरामावस्था में रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए, और इसे गैलीलियो का नियम और जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। एग्जाम्पल इसके देख लेते हैं कुछ हम। एग्जाम्पल्स इसके क्या हो जाएंगे कि अगर मान लीजिए आप लोग जो है अपने हाथ में किसी डंडे को पकड़कर, ठीक है, और कंबल पर जोर जोर से पीटें, तो क्या होगा? जो धूल के कण होते हैं वो क्या हो जाते हैं? उड़कर नीचे गिर जाते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? इसका एग्जाम्पल हो जाएगा न्यूटन के फर्स्ट लॉ का। ठीक है, बस हल्का सा बस मैं यहाँ नोटिफाई कर दे रही हूँ कि कंबल को हाथ में पकड़कर डंडे से पीटने पर, ठीक है, डंडे से पीटने पर धूल के कण उड़कर गिर जाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका पहला एग्जाम्पल। नेक्स्ट आपका आता है, जैसे आपने सुना ही होगा, क्योंकि जड़त्व का नियम इसे कहा जाता है, तो आपको पता होगा कि अगर ठहरी हुई मोटर या रेलगाड़ी अचानक जब चलती है तो उसमें जो बैठे यात्री हैं वो पीछे की ओर झुक जाते हैं, और अचानक से अगर रुक जाती है तो जो बैठे हुए यात्री हैं वो आगे की ओर झुक जाते हैं। तो इससे मैं इस तरह से डिफाइन कर रही हूँ कि जैसे ठहरी हुई रेलगाड़ी कहा जा रहा है ना आपसे, तो कुछ इस तरह से इसे हम डिफाइन कर लेंगे, ठहरी हुई रेलगाड़ी, या फिर आप और भी कोई वाहन ले सकते हैं यहाँ पे। तो ठहरी हुई रेलगाड़ी या फिर मोटर कार, कुछ भी। तो ठहरी हुई रेलगाड़ी में अगर अचानक से चलती है, ठीक है, अचानक चलने पर, ठीक है, अचानक चलने पर जो यात्री होते हैं वो क्या हो जाते हैं? पीछे की ओर झुक जाते हैं। ठीक है, यात्री पीछे की ओर झुक जाते हैं,
और अगर जो है ठहरी हुई रेलगाड़ी अचानक रुक जाती है, अचानक रुकने पर यात्री आगे की ओर हो जाते हैं। ये भी पूछा जाता रहा है और पहले भी कई बार इंटरव्यूज में पूछा गया है, तो ये आपको याद रखना है अपने इंटरव्यू के लिए, ठीक है। झुकते हैं, तो ये चीज़ आप, मैं बहुत शॉर्ट में लिख रही हूँ, सिर्फ रिवीजन करा रही हूँ जल्दी जल्दी, क्योंकि चीज़ें सबको पता होंगी। ये है न्यूटन का फर्स्ट लॉ। अब आती है बात न्यूटन के सेकंड लॉ की, कि न्यूटन का सेकंड लॉ क्या होता है। तो न्यूटन का जो सेकंड लॉ होता है वो क्या होता है। तो न्यूटन का जो सेकंड लॉ होता है कि किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस वस्तु पर आरोपित बल के समानुपाती होती है, ठीक है। न्यूटन का जो सेकंड लॉ होता है, मैं लिख के बता दे रही हूँ जल्दी से, किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस वस्तु पर आरोपित, ठीक है, किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस वस्तु पर आरोपित बल के समानुपाती होता है, आरोपित बल के समानुपाती होता है। ये होता है आपका न्यूटन का सेकंड लॉ, ठीक है। तथा जो संवेग परिवर्तन होता है वो कहाँ होता है, तथा संवेग परिवर्तन क्या होता है, बल की दिशा में होता है। इससे हमें क्या मिलता है, F इज इक्वल टू ma, F मीन्स फोर्स, ठीक है, इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, यानी कि इस नियम से हम बल का व्यंजक प्राप्त करते हैं। फिर आती है बात थर्ड लॉ की न्यूटन की। बहुत ज्यादा का यूज होता है कि क्रिया के बराबर पर विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है, ठीक है। क्रिया के बराबर पर विपरीत दिशा में, इसको याद रखिएगा, पर विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। तो ये है आपका न्यूटन का थर्ड लॉ, ओके। तो इसे अगर हमें डिफाइन करना है या किसी एग्जाम्पल के थ्रू बताना है तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं इसके। पहला एग्जाम्पल आपको बता रही हूँ मैं, बंदूक से गोली चलने पर चलाने वाला व्यक्ति जो है पीछे की ओर धक्का खा जाता है, धक्का उसको लग जाता है। या फिर रॉकेट को उड़ाने में, ठीक है, रॉकेट को उड़ाने में, ठीक है। या फिर अगर नाव के किनारे, नाव से जो है अगर आप किनारे पर कूदेंगे तो नाव जो है पीछे की ओर हो जाती है। तो ध्यान दीजिएगा, मैंने एग्जाम्पल आपको 3 बता दिए हैं, लिखा मैंने सिर्फ एक ही है। तो पूरा वीडियो जरूर सुनिएगा ताकि आपको समझ में आए कि कौन कौन से इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से न्यूटन के तीनों लॉ आपको समझ में आ गए होंगे। सिर्फ एक क्विक रिवीजन हम लोग कर रहे हैं जल्दी जल्दी, ताकि जो है आसानी से जो है सारी चीज़ें जो है रिवाइज कर सकें आप। वीडियो को बहुत ज़्यादा लंबा नहीं रखा जाता है, लंबा इसलिए नहीं रखा जाता है क्योंकि जो है फिर बाद में फिर पढ़ने में कहीं ये बोर ना होने लगे आप लोग। तो इस तरह से आप सारी चीज़ों को ध्यान रखें। अब अगर हम न्यूटन के बारे में पढ़ रहे हैं, न्यूटन लॉ के बारे में पढ़े हैं, तो कुछ चीज़ें मैं आपको और बता दूं, ठीक है। तो न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण का नियम, ठीक है। तो न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण का नियम तो साथ में हम पढ़ेंगे ही। इससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो फॉर्मूला होता है वो होता क्या है। ये होता है F इज इक्वल टू जी। जी क्या है, ये सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक होता है m1 इंटू m2 अपॉन r स्क्वायर। और जो g होता है सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, इसकी वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10 के पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर, ठीक है। अब आती है बात गुरुत्व क्या होता है, g, ठीक है। स्मॉल जी से डिनोट करते हैं गुरुत्व को, गुरुत्व को डिनोट करते हैं स्मॉल जी से। और ये होता क्या है, तो आकर्षण बल होता है जिससे पृथ्वी किसी चीज को अपनी ओर खींचती है, ठीक है। गुरुत्व क्या होता है, आकर्षण बल। तो डेफिनेशन इतना इम्पोर्टेंट नहीं है इसका, बट फिर भी गुरुत्व क्या होता है, एक आकर्षण बल होता है
जिससे पृथ्वी किसी चीज़ को अपनी ओर खींचती है, और जो जी की वैल्यू होती है ना, ये होती है 9.8। हर जगह यूज़ करेंगे न्यूमेरिकल में, और हर जगह 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इसके बाद से आपका अक्सर इंटरव्यू में पूछा जाने वाला क्वेश्चन, जी का जो वैल्यू होता है, यानी कि जी के मान में परिवर्तन। ठीक है, पहला इसमें है पृथ्वी की सतह से ऊपर या नीचे जाने पर। ठीक है, पृथ्वी के सतह से ऊपर या नीचे जाने पर क्या होता है। तो पृथ्वी की सतह से जब आप ऊपर जाएंगे या फिर नीचे जाएंगे, तो जो जी होता है, यानी कि गुरुत्व होता है, इसका मान घट जाता है। ठीक है, जी का मान घटता है। इसे आपको याद कर लेना है, एकदम रट लेना है अच्छे से। सेकंड पॉइंट है आपका इसी में कि पृथ्वी के ध्रुवों पर यानी पोल पर, ठीक है, पृथ्वी के ध्रुव पर जी का मान महत्तम होता है। ठीक है, जी का मान जो है वो महत्तम होता है। ये क्लियर हो गया। थर्ड चीज जो आपको जाननी है इसमें वो ये है कि विषुवत रेखा पर जी का मान कितना होता है। इसमें बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। विषुवत रेखा पर जी का मान क्या होता है, तो विषुवत रेखा पर जी का मान होता है न्यूनतम। ठीक है, पोल्स पर यानी ध्रुवों पर क्या होता है, महत्तम होता है, और विषुवत रेखा पर न्यूनतम होता है। ओके, नेक्स्ट आपका आता है नंबर 4। नंबर 4 में क्या होता है कि पृथ्वी के घूर्णन गति बढ़ने पर जी का मान कम हो जाता है। ठीक है, पृथ्वी की घूर्णन गति बढ़ने पर, जब बढ़ती है तो जी का मान कम हो जाता है। ओके, और ठीक इसका उल्टा क्या होता है कि जब पृथ्वी की घूर्णन गति जो है वो क्या होती है, कम होती है, जी का मान बढ़ जाता है। क्लियर है। पृथ्वी की, ये जस्ट इसका अपोजिट है, घूर्णन गति घटने पर जी का मान बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स आपको याद कर लेने हैं एकदम अच्छे से कि जी के मान में यानी गुरुत्व के मान में क्या क्या परिवर्तन होता है। ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, इसमें आपसे कोई गलती नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप पढ़ लीजिएगा। और इसके बाद से जो नेक्स्ट चीज है ये आप समझ गए होंगे ना, कि देख लीजिए, एक फिर से बता दे रही हूँ आपको कि पृथ्वी की सतह से ऊपर या नीचे जाने पर, ऊपर या नीचे जाते हैं आप, तो जी का मान क्या हो जाता है, घट जाता है। ठीक है, जी का मान घट जाता है। उसके बाद से पृथ्वी के ध्रुवों पर क्या होता है, जी का मान महत्तम होता है, यानी कि मैक्सिमम होता है। विषुवत रेखा पर क्या होता है, जी का मान न्यूनतम होता है, सबसे कम होता है। उसके बाद से घूर्णन गति जब बढ़ती है पृथ्वी की, तो जी का मान क्या हो जाता है, कम हो जाता है। इसके बाद से पृथ्वी की घूर्णन गति घटने पर जी का मान क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। और लास्ट आज के दिन में एक लास्ट चीज और बताना चाहती हूँ आप लोगों को, लिफ्ट के विषय में। ठीक है, साइंस से रिलेट करता हुआ है, ये भी आपको पता होगा, लेकिन फिर भी जो है एक बार देखना चाहिए हमें। ठीक है, तो लिफ्ट के विषय में हम लोग देख लेते हैं कि क्या देखने वाली चीज है लिफ्ट के विषय में। तो लिफ्ट में पिंड का भार, ये हमारा इसके पहले जो हम लोग पढ़ रहे थे वो क्या था, वो जी के मान में परिवर्तन था। और नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं लिफ्ट में पिंड का भार। तो लिफ्ट में पिंड का भार ये पढ़ने के लिए हमें जानना होगा कुछ और पॉइंट्स, जैसे हम लोग बता रहे थे अभी कि लिफ्ट में पिंड के भार में क्या परिवर्तन होता है जब लिफ्ट ऊपर की ओर जाती है। ठीक है, लिफ्ट में सभी लोग जो है गए होंगे, तो एकदम आपके एक्सपीरियंस पे है, जब लिफ्ट ऊपर की ओर जाती है, तो जब लिफ्ट ऊपर की ओर जाती है तब क्या होता है, लिफ्ट में जो स्थित पिंड होता है इसका भार जो होता है वो बढ़ा हुआ प्रतीत होता है। ठीक है,
पूरा ही लिख दे रही हूँ क्योंकि पहली लाइन है इसलिए पूरा लिख रही हूँ, आगे नहीं लिखूंगी। लिफ्ट में स्थित पिंड का भार क्या होता है? बढ़ा हुआ प्रतीत होता है। ठीक है, बढ़ा हुआ प्रतीत होता है। आप भी जितनी बार लिफ्ट में गए होंगे, जब आप देखते हो कि लिफ्ट जो है वो ऊपर की ओर जा रही होती है, जब आप सेकंड फ्लोर पे थर्ड फ्लोर पे जा रहे होते हो, तो क्या होता है कि आपको ऐसा लगता हुआ है कि आपका वेट बढ़ रहा है अचानक से, है ना। लेकिन जब क्या होता है इसका उल्टा, लिफ्ट जो है वो नीचे की तरफ आती है। जब लिफ्ट नीचे की तरफ आती है तो क्या हो जाता है, तो लिफ्ट में जो पिंड होता है उसका भार जो है वो घटा, आपको लगता है कि एकदम कुछ है ही नहीं, है ना, नीचे एकदम आप लोग हल्का हल्का फील करने लगते हो। तो पिंड का भार जो है वो घटा हुआ प्रतीत होता है। ठीक है, भार घटा हुआ प्रतीत होता है। ठीक है, ये आपके एक्सपीरियंस पे ही है, इसमें बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना। मैंने शॉर्ट में लिखा है, बस आपको समझाना था और मेमोराइज कराना था कि आप भूल ना जाएं। हल्की हल्की चीज़ें लोग भूल जाते हैं पढ़ना, बड़ी चीज़ों को पढ़ने के चक्कर में। जब लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर या नीचे गति करती है, ठीक है, कब? जब लिफ्ट एक समान गति से ऊपर या नीचे गति करती है। ठीक है, तो जब लिफ्ट जो है एक समान गति से ऊपर या नीचे गति करती है तो क्या होता है? पिंड का भार अपरिवर्तित रहता है। ठीक है, कौन सा पिंड? जो लिफ्ट में स्थित है। मैं बार बार नहीं लिख रही हूँ, ये वाली लाइन सब में है। ठीक है, लिफ्ट में स्थित पिंड का भार अपरिवर्तित रहता है। पिंड का भार अपरिवर्तित रहता है। क्लियर है? लास्ट आपका जो पॉइंट है इसमें 4th नंबर पे, वो कुछ ये है कि जब लिफ्ट नीचे आ रही हो और अचानक से लिफ्ट की डोरी टूट जाए। ये मैं आपको यहाँ लिख के दिखा रही हूँ, थोड़ा सा बड़ा है। नंबर 4th, ये मैं यहाँ करके दिखा रही हूँ। जब लिफ्ट नीचे आ रही हो और अचानक से उसकी डोरी टूट जाए, लिख दे रही हूँ पूरा। ये कंडीशन दी जाती है कभी कभी कि जब लिफ्ट नीचे आ रही हो और अचानक से लिफ्ट की डोरी टूट जाए तो वह मुक्त पिंड की भांति नीचे गिरती है। क्या हो जाती है? वो एक मुक्त पिंड के भांति जो है वो नीचे गिरने लग जाती है। ठीक है, और ऐसी स्थिति में क्या हो जाता है? ऐसी स्थिति में स्थित पिंड का भार, यहाँ लिख दे रही हूँ, स्थित पिंड का भार शून्य होता है। तो ये एक कंडीशन है। तो पिंड का भार क्या हो जाता है ऐसी कंडीशन में? शून्य हो जाता है। ठीक है, और यही जो है भारहीनता की स्थिति भी होती है। भारहीनता की स्थिति क्या होती है? जो मैंने बताया अभी, यही भारहीनता की स्थिति होती है। ठीक है, यही भारहीनता की स्थिति होती है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। आज का टॉपिक यहाँ पे हम इसमें जो है रोकेंगे। ठीक है, कल के टॉपिक में हम लोग क्या करने वाले हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं आज ही बता दे रही हूँ आपको कि क्या क्या करने वाले हैं हम। कल हम लोग करेंगे यहाँ से ओम्स लॉ। ठीक है, पलायन वेग क्या होता है ये करेंगे हम लोग कल के टॉपिक में। इसके बाद से ट्रांसफार्मर, डायनामो, जनरेटर, ठीक है, और बहुत सारी चीज़ें हैं, माइक्रोफोन, विद्युत मोटर, रासायनिक ऊर्जा और गतिज ऊर्जा, बाकी जो है कुछ एग्जाम्पल्स और। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम करेंगे। तो आई होप गाइस कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक ज़रूर करके जाया करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर
ज़रूर करें। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।